इतनी मेहनत करते हैं तो बाकी सब लोग क्यों नहीं कर सकते? राइट सर। तनु, एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी सर। जैसे काफी सारे अभी कैंडिडेट देख रहे हैं मैं, जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं। आपका बैकग्राउंड क्या था? सर इंग्लिश था थ्रू आउट। ओके, तो आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली पहले से ही अच्छी होगी। हाँ जी सर। फिर भी आप बताइए, आपने उसको और इम्प्रूव किया होगा, तो कैसे किया इम्प्रूव, और बाकी स्टूडेंट को कैसे करना चाहिए? राइट सर, इंग्लिश अच्छी थी बट बैंकिंग में कैसी आती है वो तो आप जब मॉक्स देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो मैंने भी जब मॉक्स अटेम्प्ट करती थी तो अपनी वीकनेस, जैसे होता है ना इंग्लिश में ना, आपकी गलतियां होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हाई होते हैं। आपको लगता है ये भी सही है, ये भी सही है। कुछ बच्चे हैं सर, वो पूरा 40 आउट ऑफ पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आते थे, लेकिन ये चीज़ मैंने एक्चुअली लिख के अपनी नोटबुक में लिखा हुआ था, और प्रीलिम्स से पहले, मेन से पहले वो नोट्स में पढ़ के जाती थी कि नेवर एवर, अगर तुम्हें लग भी रहा है कि ये सही है, 99% भी लग रहा है तो भी 90% लग रहा है तो उसको अटेम्प्ट नहीं करना है। गलती होने के चांसेस इंग्लिश में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं ये, क्योंकि मुझे ना वो जैसे होता है ना कि फील आ जाती थी कि ये गलत है ये सही है, लेकिन इतना भी फील पे रिलाई नहीं करना था। तो मैं यही करती थी कि जब तक मैं 100% श्योर नहीं हूँ तब तक मैं नहीं करती थी। मैंने IBPS PO में मेंस में 27 मार्क्स का किया था, मेरे 23 आउट ऑफ 40 आए हैं। डिस्क्रिप्टिव में मेरे 17 आउट ऑफ 25 आए हैं IBPS PO मेंस में। अभी SBI का आई डोंट नो कितने आएंगे, बट दोनों मेरे अच्छे गए थे। लेकिन जो लोग हिंदी मीडियम से हैं वो ये ना समझे कि मैं तो पहले से ही रेस में आउट हो गया। इट्स नॉट दैट। अगर आप पढ़ रहे हो ना इंग्लिश को, एडिटोरियल्स पढ़ रहे हो, अपनी जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस में क्या होता है कि आपको जल्दी जल्दी स्किम पर करके या फिर पढ़ के क्वेश्चंस को करना है। अगर आप शुरू से ही अपनी रीडिंग हैबिट डेवलप कर रहे हो, कुछ लोग नॉवेल्स पढ़ते हैं, मुझे लगता था कि एडिटोरियल्स बेटर है क्योंकि उससे आपका एक तो 3 चीज़ें हो जाती थी, रीडिंग का प्रैक्टिस हो रहा है, वोकैबुलरी का प्रैक्टिस हो रहा है, प्लस GA, क्योंकि आप तो करंट अफेयर, वही जो अभी एडिटोरियल्स आ रहे होते हैं वही आप लेटेस्ट वाले पढ़ते हो ना, उसमें से करंट अफेयर्स के भी बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। इनफैक्ट मेरे साथ ऐसे हुआ, IBPS PO मेंस में एक क्वेश्चन आया था जो मैंने अपने करंट अफेयर्स में नहीं पढ़ा था, उसमें एडिटोरियल्स में पढ़ा था। तो उस एडिटोरियल से मुझे लगता था कि 3 चीज़ें सॉल्व होती थी, तो मैंने रोज़ पढ़ा है एडिटोरियल। तो यही है कि जो इंग्लिश मीडियम से नहीं भी बिलोंग करते हैं उनको सिर्फ अपनी रीडिंग हैबिट्स, रूल्स ऑफ ग्रामर पे वर्क करना है। जो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर वेरी फेमस, वो उनको याद करके, याद नहीं करना, उनको याद करके प्रैक्टिस भी करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो यही है, क्योंकि इंग्लिश अगर आप अपना अच्छा बना लोगे ना, आपको क्रिटिकल रीजनिंग में भी हेल्प मिलेगा। क्योंकि अभी जो मुझे लग रहा है दोनों एग्जामिनेशन के मेंस में क्रिटिकल का बहुत ज़्यादा वेटेज था, तो क्रिटिकल अभी से अच्छा करना चाहिए। इंग्लिश, इसका मतलब आपको इंग्लिश अच्छी करनी चाहिए। तो यही है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे किसी से वो नहीं है कि हम बैंकिंग की, मैक्सिमम बच्चे होते हैं कि हम RRB PO देंगे क्योंकि इसमें इंग्लिश की वजह से। हाँ जी, तो हाँ, कोई डरने वाली बात नहीं है। डरने वाली बात नहीं। इनफैक्ट इंटरव्यूज में क्या होता है कि पूछते हैं कि यार इंग्लिश में दें, मैं तो हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, GD में क्या होगा। तो मुझे भी यही था, तो वैसे मेरा मोड ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश मैंने रखा था, लेकिन वहाँ पे अब ये तो है नहीं कि सर हम वी आर वेरी मच फ्लुएंट इन इंग्लिश, कि हाँ हम रोज़ इंग्लिश में बात कर रहे हैं। मेरी तो बल्कि मदर टंग भी पंजाबी है, पंजाबी में बात करती हूँ घर पे। तो जब GDG स्टार्ट हुआ है ना, तो दोनों इसमें SBI में GDG जब स्टार्ट हुआ, आई स्टार्टेड विद इंग्लिश, बट ग्रेजुअली जैसे कुछ पॉइंट है जब आप बोल रहे हैं तो ये मतलब आई एम नॉट दैट मच फ्लुएंट, है ना, तो मेरा स्विच हो गया था हिंदी में। हर किसी तो का होता है। हाँ जी, वी आर नॉट इंग्लिश स्पीकर्स, है ना। तो वही था कि जैसे वहाँ पे दे आर नॉट देयर टू जज योर नॉलेज, दे आर देयर टू जज योर कॉन्फिडेंस। आप हिंदी में भी बोल रहे हो ना, आप ऐसे कॉन्फिडेंस में बोलो कि हाँ उनको लगे, जो आपको वहाँ पे बैठ के देख रहे हैं, दो मेरे टाइम पे पैनलिस्ट होते हैं SBI PO में, 2 पैनलिस्ट वो ऑब्जर्व करते हैं, फिर वो मार्क्स देते हैं उसी के बेस पे ना, GDG दोनों में। तो अगर आप हिंदी में भी बोल रहे हो, मेक श्योर कि यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट, बस इतनी सी बात है। और सेम थिंग गोज इन द इंटरव्यू में जब मैंने प्रिपरेशन करी थी, मेरा भी यही डाउट था कि सर अगर वो हिंदी में क्वेश्चन पूछे तो मुझे हिंदी में आंसर करना है या इंग्लिश में करना है। मेरे से अगर उन्होंने इंग्लिश में पूछा, तो अगर मुझे वो चीज़ फ्रेम करना बेटर हिंदी में आता तो मैं क्या करूँगी। तो वही था कि आप किसी भी लैंग्वेज में दो, लैंग्वेज इज़ नॉट द बैरियर, आपको बस अपना कॉन्फिडेंस दिखाना है, क्योंकि आप मेंस
क्रॉस करके आए हो वहाँ पे। मेंस इतना टफ होता है, आप सब बच्चों को पता है कि कितना टफ होता है। मेंस तक पहुँचना हर बच्चे की बात नहीं होती है, अगर आप कंसिस्टेंट हो तभी आप पहुँच पाते हो। तो इंटरव्यू इज़ एक्चुअली वही, जैसे वो बोलते हैं कि हाथी तो निकल गया पूंछ ही बची है, बस वही है, उतना सही है सर। इंटरव्यू कोई टफ टास्क नहीं है। आपका इंटरव्यू में कोई ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया हो जिसका जवाब आपको लगता है कि यार सबको पता होना चाहिए, ऐसा कोई क्वेश्चन? सर इंटरव्यू में मेरे से जैसे पूछा था, जैसे मैं हूँ मौड़ मंडी से, तो मेरे से ना उन्होंने बठिंडा का पूछ लिया था कि, तो मैंने सिर्फ मौड़ मंडी का ही प्रिपरेशन किया था कि यहाँ पे क्या है, क्या क्या फेमस है। लेकिन उन्होंने मेरे से जब बठिंडा का पूछा तो पता नहीं कैसे वो आंसर में से सही हो गया। तो पता नहीं कैसे, वो होता है ना शायद आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ होती है। वहाँ पे एक फोर्ट है, उन्होंने पूछा कि वो फोर्ट जो है वो किसके नाम के ऊपर है। मैंने थोड़ा सा सोचा, मैंने रज़िया सुल्ताना बोल दिया एंड ही वाज लाइक बस यही सुनना था। मैंने कहा चलो ठीक है, बट मुझे लगता है ना आपको उसी एरिया का नहीं, पूरा अपना जो डिस्ट्रिक्ट है, पंजाब की न्यूज़ मैंने पूरी याद करी थी, लेकिन बठिंडा को पता नहीं मैंने छोड़ क्यों दिया। तो उन्होंने मेरे से, क्योंकि जो मेरा होम टाउन है सबको नहीं पता है, नो वन नोज, इट्स नॉट दैट अ वेरी मच पॉपुलर नहीं है, तो इस वजह से तो मैंने लेकिन उसी का प्रिपेयर किया था। तो उन्होंने, तो मुझे लगता है कि इंटरव्यू के टाइम पे आपको बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपरेशन करना है, अपने होम टाउन की चीज़ें नहीं, अपना डिस्ट्रिक्ट और अपना स्टेट सब कवर करना है। आपका जीडी में टॉपिक क्या था? सर मेरा जीडी में टॉपिक था कि कस्टमर एक्सपेक्टेशन इन बैंकिंग वर्सेस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स लाइक जोमेटो, अमेजोन। तो वो इजी टॉपिक था, कोई टफ टॉपिक्स नहीं आते। और अगर मैं बताऊं डिस्क्रिप्टिव में भी बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक्स नहीं आते हैं। क्या बोला था इसमें, क्या है कस्टमर की एक्सपेक्टेशन वर्सेस दोनों में? राइट सर, तो मैंने ऑब्वियसली आप बैंकिंग में जॉब करने जा रहे हो तो आपको थोड़ा सा अपना माइंडसेट वैसा बनाना पड़ेगा, है ना। तो मैंने बैंकिंग के प्लस पॉइंट्स बोले थे, लेकिन ये नहीं कि आप बैंकिंग के ही प्लस पॉइंट्स बोल रहे हो, साथ में थोड़े से नेगेटिव भी बोले थे कि थोड़ा सा इम्प्रूव करने की भी ज़रूरत है। जीडीजी में क्या होता है ना सर, आपको वहाँ पे ये नहीं कि आपको अपने पॉइंट्स रखने हैं, आपको वो आपकी कन्विंसिंग पावर देखते हैं कि आप कितना कन्विंस कर पा रहे हो जो आपके बाकी 9 मेंबर्स हैं वहाँ पे बैठे हुए। आप वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन को डिबेट में कन्वर्ट नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ वहाँ पे मेन हो जाती है। मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं, मैक्सिमम पैनल्स के जो 10 मेंबर्स का एक ग्रुप बनता है, वो लोग कंसेंसस पे रीच ही नहीं कर पाते हैं। बट लकीली हमारा वो बहुत स्मूथ किया था और कंसेंसस पे रीच भी कर गए थे। दोनों में ग्रुप डिस्कशन भी हुआ था, ग्रुप एक्सरसाइज भी हुआ था, 2 चीज़ें थी, दोनों बहुत स्मूथ गई। सबने अपने मतलब ये भी होता है सर वहाँ पे सबको अपना पॉइंट रखने का मौका दिया जाए। अगर कोई बच्चा नहीं बोल रहा है तो आपको उनको बोलो कि वुड यू लाइक टू से समथिंग। तो सबको एक इन्वॉल्व करके एक पॉजिटिव वे में अपना ग्रुप डिस्कशन एंड किया जाए। और आपकी ग्रुप एक्सरसाइज में क्या था, इसके बारे में बताइए। हाँ सर, मेरे ग्रुप एक्सरसाइज में ये था कि आप एक चीफ मेडिकल ऑफिसर है किसी एक हॉस्पिटल के, वहाँ पे कोविड लाइक सिचुएशन हो गई है, तो आप वहाँ पे 10 पॉइंट्स थे, उनको आपको अरेंज करना था, जिसमें था कि आप सबसे पहले क्या करोगे कि शॉर्टेज ऑफ स्टाफ हो गया, तो आप सबसे पहले जो आपका आईसीयू वाला स्टाफ है उनको आप हायर करोगे। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के भी इश्यूज आ रहे हैं, वो चीज़ पहले ठीक करोगे। कनेक्टिविटी ऑफ द रोड्स ठीक करोगे। तो ये था, तो स्टार्टिंग वाला पॉइंट हम सबका सेम मैच हो गया था कि हम ना वो करेंगे कि आईसीयू वाला जो स्टाफ है उनको हम अपना जहाँ पे ज़रूरत है वो लेके आएंगे। फिर एक था कि सीनियर डॉक्टर्स जो रिटायर्ड है उनको हम लेके आएंगे। तो वो ही था कि वो लास्ट में आएगा, क्योंकि वो तो खुद कोविड के ऐसी सिचुएशन में। शुरुआत के 3-4 मैच हो रहे थे क्या सबके? सर मैं वही कह रही हूँ, सभी कैंडिडेट्स का ये होता है कि मैच करवाने हैं, मैच, वो मैचिंग का नहीं देखते हैं, वो आपका शीट देखेंगे भी नहीं। इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसे अपने पॉइंट्स पे अपना बना रहे हो और दूसरे के पॉइंट पे कन्विंस हो रहे हो। कुछ नहीं देखते हैं कि वो मैच हो रहा है कि हाँ इसका ये सही है, इसका ये सही है, कुछ नहीं देखते हैं। वो शीट देखते भी नहीं आपकी। इट्स ऑल अबाउट कि आप टीम वर्क में कितना अच्छे हो। ये तो आपका पूरा कंप्लीट है ना? हाँ जी, जीडीजी ये था। इंटरव्यू मेरा अराउंड 12 to 13 मिनट्स चला था। उसमें सबसे पहले मेरा गैप का पूछा था कि आपका गैप क्यों है इतना, कि आप एक्सप्लेन करो कि क्या है ना इसमें नहीं लिखा हुआ। मैंने गैप का, और हॉबीज़ की बात मैं अगर करूँ, जैसे हर एक एस्पिरेंट के जब बायोडाटा फॉर्म आता है, मैं तो पैनिक हो गई थी कि यार कैसे क्या करूँ, हॉबीज़ में क्या लिखूँ। हॉबी में बड़ा कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट, क्या लिखें, वो तो पूछा जाएगा फिर उसमें बहुत डिटेल में। हाँ जी, हॉबीज़ का ये होता है कि
जो भी आप वहाँ पे बायोडाटा फॉर्म में ये होता है, जो भी आप वर्ड लिख रहे हो आपको उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा ही सकता है, तो उसको बहुत केयरफुली फिल करना होता है। सर मैंने ना 5-6 फॉर्म्स प्रिंट आउट करवा लिए थे, उनको भरती थी, देखती थी ये क्वेश्चन नहीं, इसको कट करके इसको ऐसे ऐसे, मतलब बहुत केयरफुली मैंने अपना बायोडाटा फॉर्म भरा था कि कहीं मैं अटक ना जाऊँ। ये तो मेरी ही बेवकूफ़ी होगी अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिख के उन्होंने मेरे से पूछ लिया और मैं वहाँ पे स्टक हो गई। तो मैंने हॉबीज़ पे ना सबसे पूछा कि यार क्या हॉबीज़ लिखूँ, मेरी तो कोई हॉबीज़ ही नहीं है, क्या लिखूँ समझ ही नहीं आ रहा, बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी। फिर ग्रेजुअली मैंने रियलाइज़ किया, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट किया कि यार मुझे ना लिखना बहुत पसंद है। जैसे मैंने अपनी डायरीज आपको दिखाई, मुझे जर्नलिंग, दिस इज़ कॉल्ड जर्नलिंग, तो मैंने जर्नलिंग एज वन ऑफ माई हॉबीज़ मेंशन किया। दूसरा मेडिटेशन क्योंकि मैंने अपने कॉलेज में एक आर्ट ऑफ लिविंग है श्री श्री रविशंकर जी का ऑर्गेनाइजेशन, वो मैंने ज्वाइन किया था, मेडिटेट करती थी लेकिन लॉन्ग टाइम नहीं कर पाई, कंटिन्यू नहीं कर पाई। बट हाँ मैंने उसके बारे में भी सारा पढ़ लिया था, कितने टाइप्स के मेडिटेशन होते हैं, क्या होता है, आपको मेडिटेशन से क्या हेल्प होता है, कितने उस ऑर्गेनाइजेशन के कितने सेंटर्स हैं। मेडिटेशन सर नहीं, टू बी ट्रू आई एम नॉट इनटू दिस, बट आई विल ट्राई टू इनकलकेट अगेन। तो हाँ ये मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का सारा पढ़ लिया था, कितने सेंटर्स हैं इन इंडिया, कितने बाहर हैं, सब पढ़ लिया था, कितनी उनकी वेबसाइट रिलेटेड कुछ पूछा था उन्होंने? सर आर्ट ऑफ ये नहीं पूछा मेडिटेशन, लेकिन जर्नलिंग का उन्होंने मेरे से पूछा कि हाउ डिड जर्नलिंग हेल्प यू, कि फिर मैंने उनको ये आंसर किया था सर कि जैसे अगर मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मुझे अपने थॉट्स लिखने हैं, तो आई वुड एक्चुअली ओपन अप माई डायरी, वहाँ पे जो भी मेरे थॉट्स हैं चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है सब लिखूँगी। और जब मुझे अपना डे स्टार्ट करना है या फिर डे एंड करना है तो मेरे पास एक ग्रैटिट्यूड जर्नल है। मैं कुछ 3 चीज़ें जैसे यूट्यूब पे मैंने देखा था कि यू शुड राइट एटलीस्ट 3 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर, तो मैं वो 3 चीज़ें लिख के सोती थी कि हाँ ये कि आज आई एम विद माई फैमिली, आई एम ग्रेटफुल, आई हैड माई फूड, आई एम ग्रेटफुल, देयर आर मैनी हु आर नॉट इवन एबल टू अफोर्ड दिस, राइट। तो ये मैं लिखती थी और उनको मैंने यही बोला था कि सर मुझे एक क्लैरिटी मिलती थी, जैसे मैंने स्टार्ट करना अपना डे उसको रिलेटेड, और रात को सोने से पहले मैं पॉजिटिव माइंड से सोती थी। दिस इज़ मतलब मुझे एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन बनाया तो जर्नलिंग ने बनाया।